हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं दोबारा से द पावरफुल गॉड किलर के एक और न्यू चैप्टर को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और मैं पहले ही बता देता हूँ, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और खून खराबा से भर जाएगा। क्योंकि आज की वीडियो में सावियन जिस गॉड के साथ फाइट करने वाला है वो होता है गॉड ऑफ ब्लड। हाँ, मतलब मैं ऐसे ही नाम बोल रहा हूँ, लेकिन इस गॉड को लोगों के ब्लड की वजह से ही पावर मिलती है। सो लेट्स गो। साइंटिस्ट क्यू जैसे ही ट्रक के पीछे की ओर दरवाजे को खोलता है तो देखता है कि ट्रक के अंदर बहुत सारे इंसानों को गॉड के पास सैक्रिफाइस करने के लिए कैप्चर करके रखा हुआ होता है, जहाँ पे इनमें से तो बहुत सारे लोग ऐसे ही मारा जा चुके थे इंजरी की वजह से। और इन सभी चीजों को देखने के बाद सावियन भी इस वक्त बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। इसी वक्त कैटी मोटे को पकड़ते हुए पूछने लगती है कि हे क्यों, क्या वे लोगों ने हमें कहा था कि बिलीवर्स को ना मारने के लिए? तो इस समय क्यों भी रिप्ले में कहता है कि हाँ, लेकिन ये जो पर्सन है ये कोई बिलीवर्स नहीं है। एक काम करते हैं, इसे हम लोगों के साथ ही रख लेते हैं, जिससे कि हमें और भी धर्म स्थल के बारे में पता चलेगा। अभी क्यों के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद वही मोटा पर्सन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और मगरमच्छ का आंसू बहाते हुए कहने लगता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ना मारने के लिए। लेकिन इसी वक्त साइड में से कोई एक कहता है कि तुम चिंता मत करो, बाद में जाके हम तुम्हें मार देंगे। तो इस बात को सुनने के बाद वह पर्सन का खुशी एक ही पल में उतर जाता है। अभी हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कार के अंदर कैटी एंड सावियन दोनों ही पीछे की ओर बैठा हुआ था और ट्रक के अंदर इन लोगों के सामने एक माँ अपने बेटे को पकड़ के कुछ खिला रही होती है। और इस चीज को देखने के बाद अभी सावियन भी अपने मन में ही अपने फैमिली के बारे में ही सोचने लगता है। इसी वक्त कैटी बोलने लगती है कि वह लड़के का परिवार देवताओं से लड़ना, देवताओं को बेचना या फिर देवताओं से बेचा जाना, यह सब परिवार के बारे में ही है। सावियन, तुम्हें पता है ज्यादातर नॉन बिलीवर्स गॉड की वजह से अपने अपने परिवारों को खोया और इसी कारण वे सभी गॉड के साथ फाइट करना बेहतर समझा। माचोमैन जो कि गॉड की वजह से अपनी वाइफ को खोया और कमांडर हाना देवताओं की वजह से अपनी बहन को खोया। तो इस समय सावियन कैटी से पूछता है, एवं तुम्हारे बारे में क्या, तुम किस कारण के लिए नॉन बिलीवर बने? क्या तुम्हारा नॉन बिलीवर्स बनने के पीछे फैमिली का ही कारण है? तो इस समय हाना भी जवाब देते हुए कहता है, हाँ, मेरा एक बड़ा भाई था, मेरा एक लौता भाई जिसे कि मैं बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। लेकिन एक दिन तो हमें अभी दिखाया जाता है कि कैटी का भाई जो कि किसी का कत्ल करके कैटी से कहता है कि कैटी, तुम यहाँ से चले जाओ और फ्यूचर में अगर हम कभी मिले तो मैं तुम्हें वहीं पे मार दूंगा। और ये सब कुछ अभी कैटी सावियन को बताने लगती है। अभी तो कैटी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए सावियन से ये भी कहती है कि अगर मैं फ्यूचर में कभी भी गलती से भी मेरे भाई से मिली तो मैं उसे डेफिनेटली वहीं पे मार दूंगा। तो इस बात को सुनने के बाद सावियन अपना भुंदू सा शकल बनाते हुए पूछता है, क्या? कैटी बोलती है, हाँ, मैं उसे मार दूंगा। अगले सीन में अभी हम लोग को दक्षिणी भाग के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा होकर रखा था और उसी गड्ढे के अंदर अभी एक पर्सन अपने हाथ में कुछ रेत को उठाते हुए अभी ये कहने लगता है। तो एट द एंड हम लोग उसे अपेयर होने से नहीं रोक पाए। वह पर्सन अभी ये भी कहने लगता है कि मैं तो ये उम्मीद ही नहीं की थी कि चेतावनी को छोड़ना उल्टा पड़ेगा। और अभी तो मैं रेत के बिखरने को देखने के बाद कुछ भी अंदाजा ही नहीं लगा पा रहा हूँ। वह पर्सन के पीछे से एक और पर्सन कहने लगता है कि ऑलमाइटी जो त्रिमूर्ति है वो हम लोग के साथ संपर्क कर रहे हैं, क्या मुझे अभी मोमबत्ती को जला देना चाहिए? तो इस बात को सुनने के बाद अभी वही पर्सन दोबारा से कहता है, उन लोगों ने तो बहुत ही जल्दी संपर्क किया है। अगले ही सीन में हम लोगों को मोमबत्ती को जलाते हुए दिखाया जाता है और मोमबत्ती के निकलते हुए धुएं से वो तीनों गॉड क्रिएट हो जाते हैं। तो वह पर्सन अभी उन तीनों से कहता है, बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए। तो तीनों गॉड में से अभी एक गॉड कहने लगता है, ऑलमाइटी, क्या तुम्हारी तीर्थ यात्रा सुरक्षित थे? ऑलमाइटी कहता है, हाँ, और जो देवता है वो मुझ पर कृपालु भी रहे हैं। तो एक और गॉड अभी कहने लगता है कि डैम, मुझे तुम्हारी तीर्थ यात्रा की कोई भी परवाह नहीं है, लेकिन क्या तुम अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखा नहीं कर रहे हो? और अगर ऐसा नहीं है तो बताओ अगली भविष्यवाणी कब करने वाले हो? ऑलमाइटी कहता है, हाँ, मैं आप लोगों के साथ भविष्यवाणी की वजह से ही कांटेक्ट किया। तो एक और गॉड ऑलमाइटी से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास अगले भविष्यवाणी है? तो ऑलमाइटी साफ साफ मना कर देता है और इसके साथ ही तीनों गॉड से कहने लगता है कि भविष्यवाणी के लिए मैं आप तीनों को ही बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोगों के कारण ही मैं भविष्यवाणी को मेन टाइम पे फुलफिल कर पाया।
लेकिन अभी ऑलमाइटी के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद वह तीनों गॉड पूरी तरीके से हक्का बक्का रह जाते हैं। ऑलमाइटी की बातों से इन तीनों को ये अंदाजा लग जाता है कि ऑलमाइटी आगे से इन लोगों को भविष्यवाणी के बारे में और कुछ नहीं बताएगी। अभी जो तीसरा वाला गॉड है वो ऑलमाइटी से कहता है, ऑलमाइटी लेकिन तुमने तो कुछ और ही प्रॉमिस किया था। तुमने ये प्रॉमिस किया था कि तुम तब तक भविष्यवाणी करोगे जब तक ना ट्रू गॉड का डिसेंडेंट अपीयर हो जाए। तो ऑलमाइटी अभी इन तीनों गॉडों से कहने लगता है कि वो मैं नहीं था जो कि पहले प्रॉमिस को तोड़ा। मैं आप लोगों से पहले ही कहा था कि सेंट्रल श्राइन के ऊपर अपने फोर्सेस को ना भेजने के लिए, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात को इग्नोर किया। ऑफ कोर्स मैं ये समझ सकता हूँ कि उस वक्त आप लोग डर गए थे। एक ट्रू गॉड का डिसेंट, द लॉर्ड ऑफ ओमनिपोटेंस। एक्चुअली आप लोग भी नहीं चाहते हो ना कि वो धरती पे आए, और इसका बस एक ही कारण हो सकता है कि वो एक रियल गॉड है और आप लोग, हाँ मेरा मतलब आपके जैसे लोग तो सिर्फ धर्मस्थल के अंदर अच्छी तरीके से ट्रैप होके रखे हैं। इस वक्त ऑलमाइटी के मुंह से इन सभी लंबी चौड़ी भाषण को सुनने के बाद वह तीनों गॉड पूरी तरीके से चौंक जाता है। तीनों गॉड में से अभी एक गॉड बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी होने लगता है, ऑलमाइटी को गाली भी देने लगता है। कहता है आखिरकार ये सब कुछ बकवास करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ऑलमाइटी कहता है, हे रुको रुको, मेरे पास अभी भी तुम लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। अभी के टाइम पे ट्रू गॉड अपने सक्सेसर को ढूंढ रहा है और इस धरती के अंदर कोई एक गॉड ट्रू गॉड के पावर को इनहेरिट कर सकती है। तो ट्रू गॉड के जो फाइनल डिसेंडेंट होगा उसे तो आप लोग ही खुद से ही ढूंढ सकते हो। और हाँ, भविष्यवाणी खत्म हो चुकी है, लेकिन मैं ये प्रेडिक्शन कर सकता हूँ कि आप में से ही किसी को ट्रू गॉड के पावर मिलेगी। तो प्लीज बुराई को अच्छाई के साथ डिफीट करना। शायद से पावर एंड ग्लोरी हमेशा से आप लोगों के साथ ही रहेगी। ऑलमाइटी की ये कहते ही अभी हम लोग को कुछ देर बाद दोबारा से ऑलमाइटी को उसी मोमबत्ती को बुझाते हुए दिखाया जाता है। ऑलमाइटी के पीछे से उसका सर्वेंट कहने लगता है कि जो भविष्यवाणी है वो पूरी हो चुकी है और वे तीनों गॉड बहुत ही जल्द अलग हो जाएगी। ऑलमाइटी अभी सर्वेंट से कहता है, त्रिशा क्या तुम करंट सिचुएशन मतलब वॉइड ऑफ रिलिक के बारे में कुछ बता सकते हो। तो त्रिशा बोलने लगती है कि AG 15 ईयर 13th मंथ 25 डे दोपहर ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत दूर, जैसा कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। ऑलमाइटी कहता है, एक्सपेक्टेशन ना भविष्यवाणी ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। और देखते देखते अभी त्रिशा और ऑलमाइटी आपस में किसी एक चीज के बारे में बातें करने लगते हैं। और ऐसे ही कुछ देर बातचीत करने के बाद ऑलमाइटी के हाथ में अभी अचानक से कहीं से उड़ के एक मक्खी आ जाता है। ऑलमाइटी देखते ही देखते अभी मक्खी को अपने उंगलियों से कुचल देता है और उसके अंदर का ब्लड अभी ऑलमाइटी के साइड से होता हुआ पीछे की ओर ही जाने लगता है। और ऑलमाइटी अभी बहुत ही ज्यादा खुश दिख रहा होता है और देखते देखते पीछे की ओर एक बहुत ही बड़ा हाथ आ जाता है और इस हाथ को अभी ऑलमाइटी ब्लेयर नाम से पुकारती है। अगले सीन में हमें बताया जाता है कि कुल मिला के टोटल 13 डायटीज है और इन सभी डायटीज को बेसिकली सेंट्रल धर्म स्थलों के मालिक के रूप से दावा किया जाते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल 3 डायटीज जो लोग नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ के बड़े बड़े धर्म स्थलों के ऊपर राज करते हैं और बाकी जो 9 माइनर डायटीज के धर्म स्थल है वो इस दुनिया में इधर उधर बिखर के है। और अभी का जो दुनिया है वो भी देवताओं के द्वारा कंट्रोल होकर रखी है, जहाँ पर 80% से भी ज्यादा लोग धर्म स्थलों के द्वारा इन्फ्लुएंस होकर रखी है एवं ये नंबर धीरे धीरे करके इंक्रीज होते जा रहे हैं। और ये सब कुछ बातें माचोमैन ने बोल रहे होते हैं। माचोमैन अभी कहने लगता है कि तो हम लोगों का जो रियल गोल है वो है इन सभी धर्म स्थलों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना। धर्म स्थलों को डिस्ट्रॉय करने के बाद ही हम लोग पूरी इंसानी जाति को आजादी दिलवाएंगे। तो अभी माचोमैन के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद शाओवियन बहुत ही ज्यादा रिलैक्स होते हुए माचोमैन से बोलने लगता है, तो हम लोगों ने बैरिक को तो मार दिया, तो बाकी रहे जो 12 देवता उन सभी को भी खत्म करना होगा। लेकिन माचोमैन अभी शाओवियन के भ्रम को दूर करते हुए कहता है, ना हम लोगों को बस ये पता है कि 13 गॉड है, लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। तो फिलहाल के लिए हम लोगों को और भी ज्यादा तैयारियां करना होगा और हम लोगों का जो पहला मिशन है वो है दक्षिणी बेस में जाना। तो इस बात को सुनने के बाद कैटी, शाओवियन एवं क्यू ये तीनों ही पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और माचोमैन से पूछता है क्या दक्षिणी बेस में जाना। तो माचोमैन इन तीनों को बोलता है कि हाँ, क्योंकि नॉर्दर्न बेस के साथ हम लोगों का कम्युनिकेशन किसी कारण के लिए बंद हो गया है और शायद से इसका ये भी कारण हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट में एक न्यू धर्म स्थल बना है और उनके इन्फ्लुएंस की वजह से भी ये चीज हो सकता है और हम लोगों को
उस धर्म स्थल के बारे में, मतलब धर्म स्थल का जो पोजीशन है और धर्म स्थल के अंदर जो डायटी रहती है उसके बारे में भी हम लोगों के पास उतना भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। और हाँ, ये जो मिशन है इसे करने का हम लोगों का बस 2 ही मोटिव है। पहला, हमें नॉर्थ ईस्ट के जो धर्म स्थल है उसके बारे में भी पता करना है, और सेकंड जो है, हम लोगों के पास ये जो सीरम है इसके रेसिपी को उन लोगों तक पहुंचाना है। माचोमैन के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद कैटी कहती है कि हाँ मैं समझ गया, लेकिन क्या हम लोगों को एक टीम बनाने की जरूरत है? माचोमैन भी रिप्लाई में कहता है हाँ ऑफ कोर्स, और तो और रेसिपी को डिलीवर करने के टाइम पे क्यू का भी जरूरत पड़ेगा। और हाँ, मुझे भी पता है आखिरकार तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। अभी तो क्यू भी माचोमैन से कहता है ऐसा है क्या मैं भी इतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ? तो अभी कैटी माचोमैन से पूछने लगती है साइमन और हाना दोनों अकेले क्यों नहीं आ रहे हैं? वे दोनों भी तो ऑफिसर है, तो इन लोगों को यूनिट के अंदर रुकने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसी वक्त साइड में सिमोन भी उठ खड़ा होते हुए माचोमैन से ये पूछता है कि किस कारण के लिए मैं अकेले जा रहा हूँ। इसी वक्त हाना साइड में से इन सभी को बोलती है मैं और कमांडर नहीं रही, मैं मेरे पद को माचोमैन को दे दिया। इस बात को तो सुनने के बाद यहाँ पे मौजूद सभी लोग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और कहता है क्या हाना और कमांडर नहीं रही? सिमोन अभी यही बोलने लगता है कि आखिरकार मैं ही क्यों जा रहा हूँ। इसी समय साइड में से हाना बोलने लगती है कि इसे क्यों लिया जा रहा है, ये तो एकदम बेकार है, ये तो एकदम यूजलेस है। हाना के मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद सिमोन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। हाना से चिल्लाते हुए बोलने लगता है हाना आखिरकार तुम क्या बकवास करे जा रहे हो? क्या तुम्हें मरना है? तो हाना भी अपनी शक्ल बनाते हुए कहती है क्या तुम्हें क्या मतलब मरने से, और क्या मैं तुम्हें मार सकती हूँ? तो इस बात के रिप्लाई में सिमोन कहता है नहीं, लेकिन तुम्हें शायद से थोड़ा कम बोलनी चाहिए। तो इन दोनों को अभी झगड़ते हुए देखने के बाद जो हाना है हंसते हुए इन दोनों से कहता है लगता है तुम लोगों को इस मिशन में जो सिमोन है उसके इम्पोर्टेंस के बारे में नहीं पता है। सिमोन इस मिशन का मेन चाबी है। और सिमोन इस बात को सुनने के बाद पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। और कुछ देर बाद अभी हम लोग को दोबारा से सिमोन को बहुत ही ज्यादा उदास होते हुए दिखाया जाता है। बेचारा सिमोन अभी गाड़ी चलाते हुए कहता है मेरा चाबी होने का मतलब तुम लोगों को मुझे एक ड्राइवर बनाना था। तो इसी समय कार के दूसरे सीट में बैठी हुई हाना सिमोन से बोलने लगती है कि सिमोन तुम उतना भी ज्यादा डिसअपॉइंटेड मत हो। तो सिमोन अभी हाना से पूछता है क्या तुम्हें अपनी आंखों में पट्टी लगाने के बाद भी सब कुछ दिखाई दे रही है? तो सिमोन के मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद हाना सिमोन से कहती है कि ये एक ट्रांसपोर्ट मिशन है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ड्राइवर का जो इम्पोर्टेंस है वो सबसे ज्यादा खास है। और तुम नॉर्दर्न बेस के एल्डर को जानते हो है ना? और शायद से भी सभी अभी भी तुम्हारी कंट्रीब्यूशन को याद रखे होंगे। तो इस समय सिमोन हाना से पूछता है कि क्या होगा, इसका बेनिफिट ही क्या है? अगर वे सभी मुझे याद भी रखते हैं तो फिर भी हम लोगों का फायदा ही क्या होने वाला है? तो हाना कहती है खैर उदाहरण के लिए काउंसिल के सदस्य बनना। और हाना की ये कहते ही अभी हम लोग को जो सिमोन है उसे कुछ याद करते हुए दिखाया जाता है। तो बेसिकली हम लोग को बहुत समय पहले की एक सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे सिमोन अभी सूट बूट पहन के लेक्चर दे रहे होते हैं, जहाँ पे सिमोन अभी सामने की ओर बहुत सारे एल्डर को बताता है कि मैं आप लोग को यहाँ पे एक महत्वपूर्ण मामले के लिए बुलाया है और इस बार की जो मेन इशू है वो ये है। और ये कहने के साथ ही अभी सिमोन कैटी की एक स्केच बनाती है, मतलब बहुत ही भयंकर बनाती है। और इसी स्केच के साइड में अभी सिमोन अपने हाथ को ठोकते हुए कहने लगते हैं सभी से यह लड़की एक डिवाइन एसेसियन और इसका नाम कैटी है, लेकिन इसकी ओरिजिनल नाम की बात करूँ तो शायद से कैटरीना है या फिर कुछ और ही हो सकता है। और इसकी एज 20 साल के आसपास है। और एक और बात याद रखना है, यह लड़की बहुत ही ज्यादा खड़ूस किस्म की तथा निर्दयी है और मैं यहाँ पे इसके एग्जीक्यूशन के प्रपोजल को देने आया हूँ। तो बेसिकली सिमोन को ये पता नहीं होता है कि किस तरीके से काउंसलिंग मीटिंग को होस्ट किया जाता है, क्योंकि वो पहली बार काउंसलिंग मीटिंग को होस्ट कर रहा था। और हाना अभी जैसे ही इन सभी पुरानी बातों को सिमोन को याद दिलाती है तो अभी सिमोन अपने दांत को बाहर करके हंसने लगता है। कुछ देर बाद हाना क्यू के साथ संपर्क करती है और क्यू से पूछती है क्या तुम्हें पता है आखिरकार हम कहाँ है, और क्या तुम हमें ये बता सकते हो कि हम क्या सामने की ओर बहुत ही जल्दी कोई धर्मस्थल या फिर आश्रय स्थल को देख पाएंगे कि ना? तो दूसरी ओर क्यू अभी बताता है कि मैप के अनुसार हम लोग जिस जगह पर धर्म स्थल को प्रेडिक्ट करे थे उस जगह पर पहुंच चुके हैं, लेकिन हम लोग को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? तो इस समय हाना अपने सिर को गाड़ी की विंडो से बाहर की ओर करते हुए बोलती है कि हाँ सामने की ओर कुछ तो है, लेकिन धूल की वजह से कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रही है। क्यों, क्या तुम श्योर हो कि यहाँ पे कोई धर्म स्थल भी है? कैटी भी इस समय क्यू से पूछने लगती है कि क्या हुआ, कोई दिक्कत आ गई है क्या? तो क्यू अभी हाना को बताता है कि
हाँ, क्योंकि हम लोग के मैप के अनुसार और प्रेडिक्शन के अनुଯାयी यहाँ पे एक धर्मस्थल को होना ही चाहिए था, लेकिन सामने की ओर तो कुछ भी नहीं है, एक सिंगल मंदिर भी नहीं है। तो क्योंकि मुझे अभी इस बात को सुनने के बाद जो साओ यान है कि उसे कहता है कि तुम्हें क्या उस चीज के बारे में याद है जो कि माचो मैन ने कहा था। तो इस बात को सुनने के बाद क्यू भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। सावन से पूछता है माचो मैन ने क्या कहा था। तो अभी हम लोग को दोबारा से कुछ देर पहले की मीटिंग के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे माचो मैन बताता है कि हर एक धर्मस्थल के अंदर एक टेम्पल होता है और हर एक गॉड के लिए ये जो टेम्पल है ये एक बॉर्डर जैसा होता है। बेसिकली ये जो टेम्पल है ये है एक चारागाह है जहाँ पे वे बढ़ते हैं। और रही बात फॉलोअर्स की, उन सभी का तो सैक्रिफाइस किए जाते हैं जिससे कि गॉडों को पावर मिले। तो अभी माचो मैन के पास से इन सभी जानकारी को पाने के बाद शाओयान अपने हाथ को ऊपर की तरफ करके माचो मैन से पूछता है कि क्या होगा किसी टेम्पल के बिना कोई गॉड रहे तो इस बात को सुनने के बाद माचो मैन भी थोड़ी देर के लिए सोचता है और कहता है वेल अगर ऐसा होता है तो वे गॉड शायद से बहुत ही ज्यादा क्रेजी होगा एंड वहाँ पे अगर ऐसा ही कोई गॉड होता है तो मैं यही आशा करती हूँ कि वैसी क्रेजी गॉड के साथ मुलाकात ना हो। माचो मैन की ये कहते ही अभी सीन दोबारा से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे अभी कार के ऊपर लाल कलर की कोई लिक्विड चीज कार के ऊपर गिरती है। अभी तो गाड़ी के पीछे से साओयान, कैटी एंड क्यू ये तीनों ही बाहर की ओर आते हैं और बाहर की ओर आते ही अभी ये सभी सामने की ओर कुछ देख के बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होने लगते हैं और कहते हैं कि अरे ये क्या है, ये तो कोई धर्म स्थल नहीं है या फिर कोई टेम्पल भी नहीं है। तो अभी कैमरा एंगल जैसे ही सामने की ओर जाता है तो हमें सामने की ओर बहुत ही बड़ी लंबी चौड़ी एक गॉड जैसे कोई स्ट्रक्चर को दिखाया जाता है। और इस चीज को देखने के बाद भी सभी शौक हो ही रहा था। इसी वक्त सिमोन के गाल पे लाल कलर की वही लिक्विड ऊपर से गिरती है और सिमोन इस चीज को देखने के बाद ऊपर की ओर देखने लगता है और ऊपर की ओर देखते हुए बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और सभी से कहता है कि हे तुम सभी ऊपर की ओर देखो। तो इस वक्त हम लोगों को दिखाया जाता है कि ऊपर की ओर से खून से लथपथ बहुत सारे इंसानों जैसे स्ट्रक्चर नीचे की ओर आ रहे हैं और सामने की ओर एक बहुत ही बड़ी कोई गॉड है या फिर कोई क्रिएचर है जो कि अपने हाथ में एक इंसान को पकड़ के ये कहने लगता है कि यह तुम हो जो कि जीवन के खुशी को छोड़ चुके हैं और मृत्यु को गले लगाया है। और ये बोलने के साथ ही वे क्रिएचर या फिर गॉड जो भी है वो उस पर्सन को कुचल देता है और इसके साथ ही वे पर्सन को बेवकूफ कहता है। और क्रिएचर का ये हरकत देखने के बाद अभी हाना, कैटी, साओयान, साइंटिस्ट क्यू तथा सीमान भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। ये सभी तो अभी एक ही बात बोलता है, क्या ये एक भगवान है? अभी तो हमें ये भी दिखाया जाता है कि ऊपर की ओर से जो ब्लड के पुतले जैसे चीजें नीचे की ओर आ रहे हैं वो जैसे ही मिट्टी के ऊपर गिरता है तो वे लोग धीरे धीरे करके इंसानी जैसे लेकिन खूंखार क्रिएचर में बदल जाते हैं। सामने की ओर ये भयंकर नजारा देखने के बाद साओयान और कैटी दोनों ही सामने खड़ा हो जाते हैं और बाकी तीनों से कहते हैं कि तुम तीनों ही हम लोगों के पीछे ही खड़े रहना। अभी हम लोग को दोबारा से पास्ट के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे साओयान माचो मैन से एक क्वेश्चन करता है आखिरकार क्यों हमें उसके साथ फेस नहीं करना है। तो माचो मैन कहता है क्योंकि उस गॉड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है और इंफॉर्मेशन के बिना हम किसी भी गॉड के साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं। उनके पावर के बारे में, उनके फॉलोअर्स के बारे में, इवन उन लोगों के पास कौन सी एबिलिटी है उसके बारे में भी हम लोग को नहीं पता है। हम लोगों को पहले ये काम करना है कि गॉड के फॉलोअर्स के पास से गॉड के बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करना और उसके बाद पता लगाना गॉड के पास कौन सी पावर है और उसके बाद हम लोगों की डेमोनिक पावर के साथ काउंटर करना। माचो मैन तो साओयान से ये भी बोलता है कि अगर किसी गॉड के पास कोई फॉलोअर ही ना हो तो हम उस गॉड के पावर की अंदाजा ही नहीं लगा सकते जब तक कि ना हम फेस टू फेस हो। अभी दोबारा से सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे हम लोग को उसी गॉड को अभी इन पांचों को ये कहते हुए सुनाई देता है कि तुम सभी पापी अपने अपने पाप को स्वीकार करो और मेरा एक हिस्सा बन जाओ। अभी हम लोग को ये जो गॉड है या फिर जो भी है इसका एक फुल वर्जन दिखाया जाता है, मतलब सिर से लेके पांव तक पूरा रूप दिखाया जाता है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा क्रीपी और भयंकर भी लग रहा है। वह गॉड तो अभी दोबारा से इन पांचों से ये भी कहता है तुम नॉन बिलीवर्स, मैं तुम्हें एक लास्ट चांस देता हूँ, तुम सभी अपने अपने पाप को मान लो और अपने आप को मेरे हवाले कर दो। तो गाइस मैं यहाँ पे आप लोग को एक क्लू दे देता हूँ, ये जो सामने की और जिसे मैं गॉड गॉड बोल रहा हूँ ना, ये कोई गॉड नहीं है, असली गॉड कहीं और है। और ये सभी का मतलब ये है कि इसके जैसे और 2, 3, 4 है जो कि बेसिकली उसी गॉड का सब ऑर्डिनेट या फिर बोलो चौकीदार है। तो ये अंदाजा लगाओ कि ये पहरादार इतना ज्यादा पावरफुल है तो जो असली गॉड है वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। और हाँ, वीडियो को अगर अभी तक भी देख रहे हो तो धन्यवाद।
और हाँ लाइक कर देना क्योंकि कहानी आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अभी कहानी में हम लोग को दिखाया जाता है कि जो ये पांचों है मतलब सावयान, कैटी और ब्ला ब्ला बाकी जो तीन है वे सभी बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। बेसिकली सावयान अभी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में ही कहता है कि एक गॉड जिसके पास कोई भी फॉलोअर नहीं है, कोई भी मंदिर नहीं है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसा भी कुछ है यहाँ पर। देखते देखते सभी के सभी वो रेड कलर की पुतले मतलब जो भी है आर्टिफैक्ट क्रिएचर जो भी है वो सभी इन पांचों को चारों ओर से घेरने लगते हैं। सिमोन, हाना एंड साइंटिस्ट क्यू ये तीनों इन सभी चीजों को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। सावयान तो अभी बहुत ही ज्यादा पैनिक होने लगता है, अपने मन में ही सोचने लगता है कि इस टाइम पे मुझे कौन सी डेमोनिक पावर को पोजेस करना चाहिए, कौन सी डेमोनिक पावर को मुझे एक्टिवेट करना चाहिए। सावयान अभी ये सब कुछ सोच ही रहा था। इसी समय सावयान के आंखों के सामने हम लोग को लाल कलर की भाले जैसा कुछ नुकीली चीज को आते हुए दिखाया जाता है, जो कि बेसिकली लाल कलर के जो पुतले हैं उन लोग की हाथ होता है। लेकिन वो अटैक सावयान से आगे हिट होता उससे पहले उस हाथ को कैटी आके काट देती है और सावयान से बोलती है कि हे अपने आप को संभालो। सावयान अभी कैटी से बोलने लगता है कि हम लोग को कुछ ऐसा तरकीब, ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे हम लोग अटैक कर पाए, लेकिन इससे हम लोगों के नॉन कॉम्बैट वाले साथियों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सावयान के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद कैटी सावयान से बोलती है आखिरकार तुम किसके बारे में बातें कर रहे हो, यहाँ पर कोई भी नॉन कॉम्बैट वाले नहीं है। तो इस बात को सुनने के बाद सावयान भी बोलता है आई। कैटी बोलती है कि तुम उन सभी को कुछ ज्यादा ही कम माप रहे हो और हाँ हमारे नॉन बिलीवर्स बेस के अंदर बच्चे लोग और ओल्ड मैन छोड़ के सभी के पास ही कॉम्बैट एबिलिटी होते हैं। और कैटी की ये बोलते ही हम लोगों को सिमोन को दिखाया जाता है जो कि इस समय अपने हाथ में किसी एक वेपन को बाहर की तरफ निकाल के सामने की ओर से जितने भी क्रिएचर आ रहे थे उन सभी को जलाने लगता है, गाली देने लगता है। इसी समय साइड में से हाना क्यू से बोलती है कि जो सप्रेसर है उसे अनलॉक कर दो, तो क्यों वैसा ही करता है। हाना अभी इन लोगों के सामने से जाते हुए बोलती है कि तुम लोग जो धर्मस्थल है उसके आसपास जाके इस भगवान के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो कर लो और हम लोग यहाँ पे रखे ही थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। हाना के मुंह से इस बात को सुनने के बाद सावयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और हाना से पूछता है कि क्या, लेकिन कैसे। इसी समय तो हम लोग को साइंटिस्ट क्यू को हाना के हाथ में कुछ टूं टाटू करते हुए दिखाया जाता है और ये करने के बाद ही अभी हाना की जो हाथ है वो पूरी तरीके से रोबोटिक हैंड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके हाथ एकदम जेनोस जैसा हो जाता है। हाना बोलती है कि हम लोग को यहाँ से निकालने के लिए एक रास्ता की जरूरत है और ये बोलने के साथ ही हाना अभी हवा में उड़ने लगती है। और हाना की अभी का जो करंट सिचुएशन है उसे देखने के बाद जो सावयान है वो तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलती है कि जमाइला ये तो रोबोट निकली। तो साइड से कैटी बोलती है कि ना जो हाना है उसकी तो बस जो दिमाग है वही इंसानी है, बाकी जितना भी बॉडी पार्ट्स है वो सभी रोबोटिक है। और साथ से इस बात को सुनने के बाद सावयान का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है। बेचारा क्या क्या सपने नहीं देखा होगा हाना को लेके, लेकिन एक क्या हाना की पोजीशन और उसके हाथों को देखने के बाद तो यही लग रहा है एकदम कॉपी पेस्ट जेनोस। पूरी तरीके से अपने हाथों के अंदर अपने चार्ज को एक्टिवेट करने लगता है, अपने बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी है उन सभी को अपने हाथों में लेके आती है और देखते ही देखते सामने की ओर वायलेट कलर की एक इतनी पावरफुल बीम निकालती है, पूछो ही मत। सामने की ओर सब कुछ एकदम नाला नाला हो जाता है, जिस ओर ये बीम जाता है उस ओर एक कैनल जैसा बन जाता है। हाना की ये भयंकर जो अटैक है इसे देखने के बाद सावयान का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो तो कभी सोचा ही नहीं होगा कि हाना भी इस तरीके का कोई अटैक कर सकती है। और पीछे से कैटी अभी सावयान को थोड़ा ताना मारते हुए बोलती है कि नॉन एबिलिटी क्या बोल रहे थे तुम थोड़ी देर पहले। तुम्हें क्या लगता है कि रॉक पेपर सीजर खेल के हम लोग किसी को कमांडर के पोजीशन को देते हैं? इस अटैक को करने के बाद अभी हाना साइमन के साथ यहाँ से जाते हुए कैटी एंड सावयान से बोलती है कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि अगर मैं इसी तरीके से फाइट करता रहा तो मेरा जो चार्ज है वो खत्म हो जाएगी। और हाँ सावयान तुम अपने कम्युनिकेशन डिवाइस को सुरक्षित रखना। और ये सब कुछ बोलने के बाद ही हाना, साइमन एंड प्रोफेसर क्यू या फिर साइंटिस्ट क्यू जो भी है, साइंटिस्ट क्यू है शायद से, अरे जो भी है हमें क्या, इन तीनों को उसी कार्ड से जो कैनल बनाया था ना, गड्ढे बनाया था अटैक से, उसी गड्ढे के अंदर से सामने की ओर जाते हुए दिखाया जाता है। कुछ देर बाद सावयान नोटिस करता है कि उसके हाथों में वही लाल कलर का चिपचिपा चीज आके चिपक चुका है। तो सावयान उसे अपने दूसरे हाथों से उठा लेता है और उसे दिखाते हुए अभी कैटी से बोलता है कि देखो कैटी ये चीज तो अभी भी मूव कर रहा है। तो कैटी सावयान के हाथों से ही उस चीज को अच्छी तरीके से देखने लगती है और सावयान से बोलती है कि
ये देखो इसके चेस्ट में यहाँ पे तो एक छोटा सा इंसानी चेहरा जैसा कुछ दिख रहा है और ये तो अभी भी जीवित है। अभी वे दोनों इस चीज को अच्छी तरीके से देख ही रहा था, लेकिन इसी समय साव्यान को कुछ याद आता है। तो साव्यान अभी अपने हाथ को कसने लगता है और कैटी से बोलता है कि कैटी रेडी हो जाओ। तो बेसिकली ये दोनों अभी सामने की ओर जो बड़ा सा गॉड का पहरादार या फिर चौकीदार जो भी है उसके साथ फाइट करने के बारे में सोच रहा है। अभी सीन दोबारा से हाना एंड साइंटिस्ट क्यू के ऊपर जाता है, जहाँ पे वे लोग यहाँ से जाते टाइम एक क्रिएचर को अपने साथ ही बंदी बना के लेके आए होते हैं, जहाँ पे साइंटिस्ट क्यू अभी हाना से बोलता है कि ये जो क्रिएचर है इसके बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा अजीब किस्म की शारीरिक चेंजेस हुई है, मतलब ये ना कोई जानवर है ना कोई प्लांट है। तो इस बात को सुनने के बाद जो हाना है वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। क्यों तो अभी ये भी बोलता है कि इसकी जो बॉडी है और तो और इसकी जो पावर है वो एक एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज किया जाता है, लेकिन इसकी बॉडी ये एक यूनिसेलुलर है और यूनिसेलुलर इसका मतलब है सिंगल सेल। मतलब लाइफ साइंस में तो पढ़े होंगे सेल के बारे में, मतलब इस क्रिएचर का पूरा बॉडी एक सिंगल सेल से बनी हुई है। हाना भी अभी इस बात को जानने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। क्यों अभी दोबारा से हाना से कुछ कहने वाला था, लेकिन इसी समय जो शाव्यान है वो क्यू को कांटेक्ट करता है और कहता है हेलो हेलो, क्या तुम लोग को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तो अचानक से अभी शाव्यान की आवाज को सुनने के बाद हाना भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड के साथ शाव्यान से पूछने लगती है कि हे शाव्यान, तुमने इतना जल्दी कांटेक्ट किया है, क्या तुम्हें कुछ पता चला है? तो शाव्यान भी बोलता है पता तो नहीं चला है, लेकिन मैं कुछ अंदाजा जरूर लगा सकता हूँ। ये बोलने के साथ ही शाव्यान अभी क्यू से पूछने लगता है कि क्यू देख के जरा ये बताना, वो जो स्पेसिमेन तुम लोग लेके गए हो वो क्या अभी भी मूव कर रहा है? तो क्यू भी अभी जवाब में बोलता है कि हाँ अभी तो नहीं कर रहा है, जब से हम लोग तुम्हारे उस जगह को छोड़ के आए हैं तब से ये स्पेसिमेन मूव ही नहीं कर रहा है। और तुम्हें पता है ये जो चीज है ना, मतलब ये जो क्रिएचर है ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और फिलहाल के लिए इसके बारे में तो हम लोग के पास भी कोई भी जानकारी नहीं है। क्यों अभी ये सब कुछ बता ही रहा था, लेकिन इसी समय शाव्यान फोन में बोलता है कि तुम लोगों के पास जो चीज है वो एक गॉड है। शाव्यान के मुंह से अभी इस बात को सुनने के बाद इन दोनों का फटके चार हो जाते हैं। हाना का नहीं, बेसिकली क्यू एंड हाना शाव्यान के मुंह से इस बात को सुनने के बाद पूरी तरीके से हक्का बक्का रह जाते हैं। इन दोनों को तो यकीन ही नहीं होता है अभी इन लोगों ने क्या सुनी है। हाना तो इस वक्त शाव्यान से क्वेश्चन करने लगती है, शाव्यान गॉड तुम्हारा बोलने का मतलब क्या है? तो शाव्यान अभी बताता है कि तुम लोग के पास जो क्रिएचर है वो असली में गॉड का एक हिस्सा है। शाव्यान तो अभी इन सभी से ये भी बताता है कि जब मैं गोल्डन गॉड बैरिक के टेम्पल में गया था वहाँ पे मैं इस तरीके का बहुत सारे स्टैचू को देखा था, जो कि मुझे देख के ऐसा लग रहा था कि मानो कि जो बैरिक है वो ऐसे ही इन सभी पुतले को साजा के रखा है। लेकिन जब फाइट के दौरान बैरिक उन सभी स्टैचुओं को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था, तब मुझे पता चला असली में माजरा क्या है। तो बेसिकली जो गॉड लोग होते हैं वो इंसानों के सोल और सोल के साथ बॉडी को भी पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए। और फोन में शाव्यान का ये सब कुछ बताने के साथ ही अभी सीन दोबारा से कैटी और शाव्यान की तरफ आता है, जहाँ पे कैटी तथा शाव्यान ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ लाखों की तादाद में वही क्रिएचर और वही जो गॉड का सिक्योरिटी गार्ड मतलब जो भी है चौकीदारी उसके सामने सीना तान के खड़ा हुआ होता है। शाव्यान एंड कैटी ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि इन लोगों को दोबारा से एक गॉड को मारने का मौका मिल गया है। लेकिन आगे देखो होता है क्या, क्योंकि शाव्यान अपने जाल में खुद ही फंसेगा। हम लोगों को अभी पास्ट के एक झलक को दिखाया जाता है, जहाँ पे माचो मैन इन सभी से ये कहता है कि मान लो अगर तुम लोग के साथ कभी भी किसी एक गॉड के साथ फाइट होता है, बेसिकली जिस गॉड के बारे में तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता, उसके पास कौन सी पावर है, वो क्या क्या एबिलिटी यूज करता है, इन सभी के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो पहले तुम लोग को ये चीज करना है कि तुम लोग को अपने पूरी ताकत लगा के गॉड को पीछे की ओर पुश करना है। तो बेसिकली मुझे नहीं पता कि मैं आप लोग को समझा पा रहा हूँ या नहीं, लेकिन माचोमैन ये कहने की कोशिश कर रहा है कि गॉड को थोड़ा अपने जगह से हटाना है, क्योंकि जो गॉड लोग है वो अपने टेम्पल के बाहर थोड़ा सा भी पावर को यूज नहीं कर सकता है। माचोमैन तो अभी इन लोगों से ये भी बताता है कि लेकिन इस काम को करने के लिए तुम लोग को बहुत सारे कंडीशन को फॉलो करना होगा, कंडीशन को अप्लाई करना होगा, जिनमें से सबसे ज़्यादा मेन और इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि गॉड का जो वेट है उसके ऊपर, मतलब अगर गॉड का वेट ज़्यादा होगा तो उसे कोई हिला भी नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पे वही होता है, यहाँ पे जो गॉड का चौकीदार है उसका तो हाइट और वेट कुछ ज़्यादा ही होता है,
तो कंडीशन तो छोड़ो। और हाँ गाइस, मैं तब से ये जो क्रिएचर है ना सामने की ओर, जिसे मैं गॉड का चौकीदार बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि जानबूझ के बोल रहा हूँ, ये होता ही है गॉड का चौकीदार, बाद में पता चलेगा आप लोगों को। बस मैं इन सभी को आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ, लेकिन सावेन, कैटी और बाकी जितने भी लोग हैं ना, उन सभी को भी ना नहीं पता होता है। तो उन लोगों को जब पता चलेगा तो उन लोगों की शक्ल कैसा होगा वो तो आप लोग तभी देखोगे। अभी हमें ये जो सामने की ओर गॉड की जो चौकीदारी है उसे दिखाया जाता है, जिसके साथ एक नॉर्मल गॉड का जो हाइट है उसे कंपेयर करके दिखाया जा रहा है। और जैसा कि उसकी हाइट और वेट की वजह से उसे उसकी जगह से हटा ही नहीं जा सकता, तो इस समय वे लोग मतलब सावेन और कैटी डायरेक्ट फाइट करने का सोचता है। तो अभी जोर से एक धमाका होता है, हम लोगों को कैटी को दिखाई जाती है जो कि अपने डेविल पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है। कैटी एंड सावेन इन दोनों के सिर पर ही सिंह उग जाता है। कैटी अभी जिस डेमन की पावर को यूज कर रही है उसका नाम होता है हाई गार्ड। सावेन जिस डेमन के पावर को यूज कर रहा है उसका नाम होता है हिक। अभी अपने अपने डेमोनिक पावर को चूज करने के बाद सावेन एंड कैटी दोनों ही इस गॉड के चौकीदारी के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। सावेन गॉड के साथ शायद से फाइट करने के लिए बहुत ही जोर से छलांग मारता है और जो कैटी है वो नीचे की ओर से ही दौड़ के जाने लगती है। कैटी ऐसे ही बहुत सारे क्रिएचर को मारने के बाद सामने की ओर देखती है और बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है। कहती है जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था, तो बेसिकली सामने की ओर बहुत ही ज्यादा लाखों की तादाद में एक क्रिएचर मौजूद थे जिससे कि कैटी को मारना है। तो इस समय कैटी अनेक नाम के एक डिमन की पावर को यूज करने की सोचती है, लेकिन कैटी की इस सोच अभी सावेन भांप लेती है और कैटी से बोलता है कि नहीं, इस मिशन के दौरान एक से ज्यादा डिमन की पावर को यूज करने की परमिशन नहीं है, और अगर सिचुएशन बद से बदतर हो जाती है तो उस टाइम पे हम लोगों को यहाँ से भागना होगा। और भागने की बात को सुनने के बाद कैटी अपने मन में ही बोलती है कि क्या हम लोगों को यहाँ से भागना होगा, आखिरकार कैसे मैं भाग सकती हूँ। और अपने मन में ये बोलते टाइम कैटी अपने पास्ट के कुछ बातों को याद करने लगती है, जहाँ पे सभी कैटी को ये बोल रही होती है कि देखो ये कैसे भाग रही है। और इन सभी बातों को याद करने के बाद अभी कैटी पूरी तरीके से बौखला जाती है। वो अपने पावर को और भी ज्यादा एनहेंस कर लेती है और सामने की ओर अपने हाथ में जो एक नाइफ है रस्सी से बांधा हुआ उसे इतनी जोर से सामने की ओर फेंकती है कि सामने की ओर जितने भी क्रिएचर थे उन सभी के चित्रे उड़ जाते हैं। और वो जो नाइफ है वो एकदम सीधा जाके सामने की ओर वो जो बड़ा सा गॉड का जो चौकीदार है ना उसके पाँव के नीचे कहीं पे जाके घुस जाता है। और सच में मतलब इस क्रिएचर का तो पाँव दिखाई नहीं दे रहा है, देख के तो ऐसा लग रहा है मानो कि लाल कलर की लुंगी पहन के रखी है। अरे ऐसे मजाक में बोल रहा हूँ, सीरियस मत लेना। अभी अपने नाइफ को गॉड के चौकीदार के लुंगी में फंसाने के बाद कैटी अभी बहुत ही तेजी से अपने उसी रस्सी को पकड़ते हुए उसी लुंगी में जाके अटक जाती है, मतलब स्पाइडरमैन जैसे पोज में चिपक जाती है। इसी समय कैटी नोटिस करती है कि उसके दोनों साइड से दो क्रिएचर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। तो कैटी अभी बहुत ही फास्ट उन लोगों के सिर को हाथ को एक ही झटके में उड़ा देती है और बहुत ही एटीट्यूड के साथ सावेन से बोलती है कि पार्टनर क्या कहते हो, और क्या तुम अभी पूरी तरीके से सेट हो। इसी समय हम लोग को सावेन को भी दिखाया जाता है कि जो कि उड़ते हुए अभी भी जा रहा होता है और कहता है कि वेल डन कैटी। अभी तो सावेन थोड़ा सा मुस्कुराता है और अपने मन में ही कहता है कि बहुत ही बढ़िया, क्या इस टाइम पे मुझे स्टार्ट करना चाहिए। और सावेन की ये सोचते ही अभी हम लोग को दोबारा से पास्ट के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे माचो मैन टेबल के ऊपर फटक करके एक नोटबुक को पटक देता है और कहता है जल्दी इसे याद कर लो। तो बेसिकली माचो मैन इस नोटबुक के अंदर कुछ डीमन कॉम्बिनेशन के बारे में लिखी हुई होती है। अभी माचो मैन के मुंह से इस नोटबुक के बारे में सुनने के बाद कैटी माचो मैन से पूछने लगती है हम लोगों को इस नोटबुक को क्यों ही पढ़ना है जब हम लोग ऐसे ही किसी के साथ फाइट कर सकते हैं। कैटी के मुंह से इस बात को सुनने के बाद माचो मैन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चिल्लाते हुए कैटी से बोलता है कि जैसा कहा जाता है वैसे ही करो। तो कैटी भी बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा होते हुए और चिल्लाते हुए माचो मैन से बोलती है कि नहीं, मैं ये नहीं करूंगी, आई हेट स्टार्टिंग। वे दोनों इस तरीके से झगड़ रहा था और दूसरे ओर जो सावेन है वो उस किताब को, उस नोटबुक को देखने लगता है, जहाँ पे वो ये नोटिस करता है कि यहाँ पे एक टॉपिक है जहाँ पे ये लिखी हुई है कि अगर किसी के सामने मल्टीपल एनिमी है तो कौन सी डेमन की एबिलिटी यूज करना चाहिए।
तो हमें यहाँ पे एक डीमन के बारे में पता चलता है जिसका नाम होता है हिग्स। और गिग्स नाम का ये जो डीमन है इसका एबिलिटी होता है कि जो ग्रेविटी है उसके साथ छेड़खानी करना। यहाँ पे हमें एक और डीमन के बारे में पता चलता है जिसका नाम होता है गाइजर और इसके पास मास मैनिपुलेशन टेक्निक है, मतलब पावर है। तो इन दोनों पावर के बारे में जानने के बाद आप लोग को ये तो अंदाजा हो ही गया होगा कि कौन सी पावर कौन सी काम में यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब सामने की ओर बहुत सारे एनिमी हो तब ग्रेविटी मैनिपुलेशन यूज करके सभी एनिमी को एक साथ एकत्रित कर सकते हैं और जो मास मैनिपुलेशन है उसके माध्यम से सभी को एक साथ पिचक सकते हैं। और पिचकने का मतलब है कॉम्प्रेस कर सकते हैं। और सावयान की ये सब कुछ बोलने के साथ ही हम लोग को प्रेजेंट के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे सावयान अभी अपने हाथों से कुछ सिंबल जैसा बनाता है और सिंबल के अंदर अभी हम लोग को एक आईबॉल को भी देखने के लिए मिलती है। और इस समय सावयान बेसिकली जो हिग्स नाम का डीमन के पावर है ग्रेविटी मैनिपुलेशन उसे यूज करता है और नीचे की ओर जितने भी वो क्रीचर है लाल कलर की उन सभी को ऊपर की ओर उठा लेता है और एक साथ जुट करने लगता है, एक गोला बनाने लगता है। एंड ऑब्वियसली इस समय रिवर्स ग्रेविटी की वजह से जो कैटी है वो भी ऊपर की ओर उन सभी क्रीचर के साथ उड़ जाती। उससे पहले वो अपने हाथ में जो वेपन थे उसे जमीन के अंदर घुसा देती है और अपने आप को ऊपर की ओर जाने से बचाती है। देखते ही देखते क्रीचर से बना हुआ वो जो गोला है वो गॉड के चौकीदार के एकदम सिर के ऊपर उड़ जाता है। सावयान अभी चिल्लाते हुए कैटी से बोलता है, कैटी अभी जल्दी करो। तो कैटी इस समय गाइजर नाम का जो डीमन का पावर है उसे यूज करती है और मास मैनिपुलेशन पावर को भी एक्टिवेट कर देती है। और मास मैनिपुलेशन ये पावर एक्टिवेट होने के बाद हर एक चीज पूरी तरीके से हेवी बन जाता है। कैटी भी जमीन में आ जाती है और नीचे की ओर जितने भी क्रिएचर थे उन सभी का सिर पूरी तरीके से पिचकने लगता है और ऊपर की ओर जो गोला बनी हुई थी वो भी अभी प्रेशर की वजह से ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन इससे जो बड़ा सा चौकीदार है उसे कुछ नहीं होता है। सावयान भी अभी ऊपर से नीचे की ओर आने लगता है और सावयान जैसे ही उस चौकीदार के मुंह के सामने आता है तो वो भैजन नाम के किसी एक डीमन को पुकारता है और उस डीमन के पावर को एक्टिवेट कर देता है और जिसके कारण यहाँ पे बहुत ही जोर से एक धमाका होता है और इसी ब्लास्ट की वजह से जो चौकीदार की चेहरा है वो भी जल जाता है। लेकिन ये ब्लास्ट कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता है। देखते ही देखते चौकीदार का पूरा बॉडी ही पूरी तरीके से मेल्ट होने लगता है, बस उसका कंकाल ही बचता है। और इस धमाके से अपने आप को बचाने के लिए अभी सावयान अपने सामने एक बैरिकेड को क्रिएट करता है। लेकिन इस धमाके का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि सावयान भी इसके चपेट में आ जाता है और उसका भी चमड़ी उतर जाता है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंजर हो जाता है। लेकिन ऑब्वियसली वो होता है अभी के लिए इमॉर्टल। तो जैसे ही अभी सावयान के पास कैटी आके सावयान से पूछने लगती है, सावयान क्या तुम ठीक हो? तो सावयान अभी अपने आप को थोड़ा बहुत संभालते हुए कहने लगता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। सावयान ये कह ही रहा था लेकिन इसी वक्त वे दोनों सामने की ओर कुछ ऐसा देखता है जिसके कारण इन लोगों का होश पूरी तरीके से उड़ जाते हैं। तो अभी हमें भी सामने की ओर दिखाया जाता है जहाँ पे हमें देखने के लिए मिलते हैं कि गॉड का वो जो चौकीदार है वो तो दोबारा से रीजेनरेट हो रहा है और देखते ही देखते उसकी पूरी बॉडी 90% से भी ज्यादा रीजेनरेट हो जाता है और अपने आप को थोड़ा सा रीजेनरेट कराने के बाद अभी वे गॉड के चौकीदार सावयान एंड कैटी की तरफ झुक जाता है और अपनी एक आंखों से इन लोगों की तरफ घूर के देखता है। तो ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वह गॉड के जो चौकीदार है वो अभी इन लोगों से एक फैक्ट बताता है कि इसके बॉडी जिस ब्लड से रिकवर हुई है उसी ब्लड से इसके बॉडी के अंदर लाखों की तादाद में हर एक सेकेंड वही क्रिएचर क्रिएट होता है। और हमें देखने के लिए भी मिलते हैं कि उसके बॉडी के अंदर उसके मुंह के अंदर उसी तरीके का बहुत ही ज्यादा अमाउंट में क्रिएचर होता है। अभी जिस तरीके से इंसान उल्टी करता है उसी तरीके से अभी ये गॉड का जो चौकीदार है वो अपने मुंह के अंदर से उन सभी क्रिएचर को उगल देता है। और हाँ, इस बार के क्रिएचर का जो कलर है वो पिछले बार से कुछ फीका फीका लग रहा होता है और इस बार का जो क्रिएचर है वो पिछले बार से बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी होता है। और देखते ही देखते इस बार का जो ये फीका क्रिएचर है वो सभी मिलके सावयान और कैटी के ऊपर अटैक कर देते हैं। और सावयान एंड कैटी के ऊपर जैसे ही अटैक करता है तो वे दोनों भी अटैक करने के लिए, मतलब काउंटर अटैक करने के लिए रेडी तो हो जाता है। लेकिन इस समय सावयान जैसे उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने हाथ को आगे करता है तो वे क्रिएचर सावयान के हाथ को ही फोड़ देता है, मतलब छेद कर देता है हाथ के अंदर। तो सावयान को इस बार पता चल
जाता है कि ये वाला क्रिएचर बहुत ही ज्यादा हटके है, पिछले बार से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। लेकिन ऑब्वियसली सावियन के लिए ये सब कुछ बच्चों का खेल होता है। सावियन देखते ही देखते उस क्रिएचर को जमीन के ऊपर पटक देता है और सावियन के जिस हाथ में उस क्रिएचर अपने जिस हाथ से अटैक किया था उसी हाथ को उखाड़ देता है। लेकिन इसी वक्त सावियन कुछ ऐसा नोटिस करता है कि जिस हाथ में उस क्रिएचर ने अटैक किया था उस हाथ के अंदर कुछ होने लगता है, इन्फेक्शन जैसा कुछ फैलने लगता है। सावियन को अभी ये तो समझ में आ जाता है कि उसी क्रिएचर के अटैक करने के कारण उसके हाथ में अभी ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन इससे पहले सावियन कुछ और कर पाता, उसकी बॉडी पूरी तरीके से खून से कवर अप होने लगता है और सावियन को अभी इस ट्रैप में फंसते हुए देखने के बाद कैटी भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, चिल्लाते हुए सावियन के नाम को पुकारती है। लेकिन सावियन को तो वे गॉड के चौकीदार हवा में उड़ाते हुए अभी अपने मुंह के सामने लेके आता है और कहने लगता है कि तुम सभी इस दुनिया के डिजीज हो और मैं यहाँ पे इटर्नल लाइफ के कारण इस दुनिया को हिल कराने के लिए आया हूँ। तुम सभी नॉन बिलीवर्स, तुम सभी मिट जाना ही डिजर्व करते हो। वे गॉड के चौकीदार अभी आगे कुछ और कहता, इससे पहले सावियन चिल्लाते हुए बोलता है, नॉनसेंस, चुप हो जाओ। तुम बोल रहे हो कि तुम इस दुनिया को हिल करने के लिए आए हो, लोगों के आत्माओं को चुरा के उन सभी को पपेट बनाना, क्या तुम इसे दुनिया को बचाना कहते हो? सावियन के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद वे गॉड के चौकीदार सावियन से कहता है कि क्या ये एक अल्टीमेट उपाय नहीं है कि सोल को मतलब आत्माओं को एक तड़पती हुई बॉडी से अलग कर देना? और इसी तरह ही वे गॉड के चौकीदार ब्ला 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 बहुत कुछ बोलते हैं जो कि हम लोग के लिए सुनना जानना उतना भी ज्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन इन सभी फालतू के बकवास को सुनने के बाद सावियन का दिमाग पूरी तरीके से सटिया जाता है। सावियन भड़क जाता है और गॉड के चौकीदार के ऊपर चिल्लाते हुए बोलने लगता है, तुम कमीने। लेकिन इससे आगे और कुछ क्या पता, गॉड के चौकीदार उसे पूरी से कवर अप कर देता है। अभी इस चीज को देखने के बाद तो नीचे की ओर से कैटी भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। अभी तो हम लोग को साइंटिस्ट क्यू को भी दिखाया जाता है जो कि इस समय हाना से पूछने लगता है कि बॉम्ब सावियन के दिल में जो बॉम्ब फिट करके रखा हुआ है क्या उसे अभी हमें ब्लास्ट नहीं कर देना चाहिए? तो इस बात के रिप्ले में हाना भी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए और अपने नाखून को चबाते हुए बोलने लगती है कि नहीं अभी भी टाइम नहीं आया है। हाना अभी ऐसा कुछ सोच ही रही थी, परेशान हो ही रही थी, लेकिन वो अभी सामने की ओर कुछ ऐसा देखता है कि जो कि हमें भी दिखाया जाता है। तो हमें देखने के लिए मिलते हैं कि सावियन जिस गोले के अंदर ट्रैप होके रखा था उस गोले के अंदर कुछ हलचल होने लगता है। गोले के अंदर से सावियन चिल्लाते हुए कहता है, मोलैक्स, मतलब किसी एक डीमन है मोलैक्स, उसके पावर को एक्टिवेट करता है और इस डीमन के पावर को एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे चारों ओर भूकंप आने लगता है। कैटी के साथ साथ गॉड के चौकीदार, हाना, साइंटिस्ट क्यू एंड जो सीमोन है वे तीनों ही इस झटके को महसूस करते हैं। तो इस समय साइंटिस्ट क्यू और जो सीमोन है वे दोनों हाना से पूछने लगते हैं कि क्या ये कोई अर्थक्वेक है? तो हाना बोलती है कि ना, ये एक डीमन पोजीशन है। तो हमें सामने की ओर एक बहुत ही बड़ी कीड़े जैसे डीमन को देखने के लिए मिलते हैं। तो आप लोग साइज का अंदाजा तो लगा ही सकते हो कि नॉर्मल पर्सन से जो गॉड का चौकीदार है वो कितना ज्यादा लंबा था और गॉड के चौकीदार से वे डीमन कितना ज्यादा लंबा है। और अभी से होगा असली खेल। तो वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। और हम मुझे पता है कि वीडियो 1 घंटे का नहीं बना और मैं चाहता तो 20 मिनट अभी भी ऐड कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ग्रैंडपा सेव हिज ग्रैंड डॉटर एंड टेक हिज रिवेंज इस वाली वीडियो का भी थोड़ा वॉइस ओवर कर दूं। तो आज दो वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो देखते हैं होता है या नहीं नहीं तो कल ही अपलोड करूंगा। सो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।